नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरे देश को राहत की सांस दी है। पहलगाम आतंकी हमले के 96 दिन बाद उसके कसूरवारों को ढेर कर दिया गया। 26 बेगुनाह जाने लेने वाले इस जख्म पर आखिरकार मरहम लग गया है। फिर हम बताएंगे, दिल्ली में सरकार बदले कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है जो अभी भी लाखों दिल्ली वालों को परेशान कर रही है, और वो है पानी के मोटे बिल की टेंशन। करीब 16 लाख लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और बेसब्री से राहत का इंतजार कर रहे हैं। सावन के महीने में हर साल देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, लेकिन इस साल सावन का तीसरा सोमवार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना है। फिर हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में, खासकर राज्यों की सियासत में एक छोटा सा संकेत भी बड़े बदलाव की कहानी कह जाता है। और इन दिनों राजस्थान के सियासी गलियारों में कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, जो भविष्य के कई समीकरणों को बदलने का इशारा कर रही है। आपको याद होगा, 22 अप्रैल को कश्मीर के बैशरन में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था। शांति और खुशहाली की ओर बढ़ रहे कश्मीर में इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 26 मासूम टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हमले के बाद से ही हर भारतीय के मन में एक ही सवाल था, आखिर इन आतंकियों का क्या होगा? आज इस सवाल का जवाब मिल गया है, जब दिल्ली में संसद के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले हंगामा हो रहा था। ठीक उसी वक्त श्रीनगर के लिडवास में सुरक्षा बल एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन टीआरएफ के आतंकियों को घेर लिया। दोपहर होते होते जब लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, तभी ये बड़ी खबर सामने आई थी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और उसके साथ 2 अन्य आतंकियों को मार गिराया गया। खबर यह भी है कि इस ऑपरेशन में 2 आतंकी घायल भी हुए। जानकारी के मुताबिक ड्रोन से ली गई तस्वीरों ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। भारतीय सेना ने कश्मीर में छिपे इन आतंकियों को पहलगाम हमले के ठीक 96 दिन बाद ढेर कर दिया है। एनआईए की जांच में पहले से ही खुलासा हो चुका था कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। सुलेमान या यासिर मूसा ने 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ही पहलगाम के बैशरन में टूरिस्टों पर इस खूनी हमले को अंजाम दिया था। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। भारत सरकार ने इस कायराना हमले का जवाब देने के लिए कोई देर नहीं की। 6-7 मई की रात आतंकवादियों के खात्मे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस सुनियोजित सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भले ही इसे युद्ध का ऐलान ना कहा गया, लेकिन दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले हुए। भारत के इस सुनियोजित सैन्य जवाब से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत की इस कार्रवाई से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। 4 दिन बाद जब युद्ध विराम हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों ने सेना के साहस की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को कश्मीर में खुफिया विफलता यानी इंटेलिजेंस फेल्योर के लिए भी घेरा गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसके लिए सीधे सीधे उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेदार ठहरा दिया। दूसरी ओर कांग्रेस और टीएमसी समेत पूरा विपक्ष पिछले 3 महीनों से एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी कहां छुपे हैं?
घटना के बाद से ही भारतीय सेना ने पूरे कश्मीर में लगातार ऑपरेशन चलाए, आतंकियों की मदद करने वालों को गिरफ्तार किया। पहलगाम के चश्मदीदों को एनआईए ने अपनी जांच में शामिल किया। आतंकियों की सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा तक कर दी गई। हमारी खुफिया एजेंसियों ने अपने सूत्रों को भरोसे में लिया और आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कई ऑपरेशन किए। हालांकि कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया। उनका आरोप था कि सुरक्षा एजेंसियां जांच के नाम पर लोगों को परेशान कर रही हैं। पहलगाम हमले पर सवाल 3 महीने बाद भी खड़े थे, लेकिन आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को ढेर कर सारे सवालों का जवाब दे दिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होने से पहले ही पहलगाम के मुजरिम मारे जा चुके थे। ये न सिर्फ सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है, बल्कि उन 26 बेगुनाह लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है, जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई थी। ये खबर देश के उन सभी परिवारों के लिए सुकून भरी है, जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया था। ये संदेश साफ है कि भारत में आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, दिल्ली में सरकार बदले कई महीने हो गए हैं, लेकिन पानी के मोटे बिल की टेंशन से करीब 16 लाख लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए पानी बिल माफी योजना लाने की बात तो कई बार कही है, लेकिन ये योजना कब से लागू होगी? कब लोगों को अपने इन मोटे, कई बार गलत बिलों से छुटकारा मिलेगा? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो दिल्ली में रहता है और पानी का इस्तेमाल करता है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरी समस्या आखिर है क्या। दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी के करीब 27 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी एक अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 16 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने अपने पानी के बिलों को लेकर शिकायत की है। ये शिकायतें अक्सर बिल में भारी भरकम राशि या फिर मीटर रीडिंग में गड़बड़ी से जुड़ी होती हैं। कई लोगों ने तो इन गलत बिलों के कारण भुगतान ही करना बंद कर दिया है, जिससे दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ अक्टूबर 2022 में ही दिल्ली जल बोर्ड के पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई थी, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने भी ऐसी माफी योजना लाने की बात कही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब बात करते हैं उस योजना की जिससे दिल्ली वालों को उम्मीद बंधी है, पानी बिल माफी योजना, जिसे वन टाइम एमनेस्टी स्कीम कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए पानी के बिलों में भुगतान में हुई देरी पर लगे सरचार्ज को माफ करने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जो लोग अपने बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पाए थे और उन पर भारी भरकम सरचार्ज लग गया था, उन्हें इससे राहत मिलेगी। लेकिन अब इस योजना को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जो शायद लोगों को थोड़ा निराश कर सकती है। इसके मुताबिक दिल्ली वालों को अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड अपने आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उसमें बड़े बदलाव कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये काम पूरा होने के बाद ही पानी बिल माफी योजना को लागू किया जा सकेगा। तो आखिर क्या बदलाव हो रहे? अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड स्टाफ की क्षमता बढ़ाने, निगरानी बढ़ाने और सिस्टम की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इसमें एक बड़ा बदलाव है विभाग के सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन। अभी दिल्ली जल बोर्ड का सिस्टम ओरेकल आधारित है, जिसे अब क्लाउड आधारित बनाने का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस नए अपग्रेडेड सिस्टम के पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद ही घरेलू उपभोक्ताओं को पानी बिल माफी योजना का लाभ मिल सकेगा। एक अधिकारी ने साफ तौर पर बताया है
एक बार नया सिस्टम ऑपरेशनल हो जाए तो माफी योजना शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी बिल माफी सीधे तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के इस तकनीकी अपग्रेडेशन से जुड़ी हुई है, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन ही नहीं। दिल्ली जल बोर्ड में और भी कई सुधार हो रहे हैं। बोर्ड में जूनियर इंजीनियर समेत कई पद खाली पड़े हैं। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया जारी है और जानकारी के मुताबिक DSSB के जरिए अगस्त 2026 तक इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। यानी कि अभी अगले 1.5 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU के चयन के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। यह यूनिट कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा, भुगतान और प्रदर्शन का ध्यान रखेगी और इस प्रक्रिया के जुलाई से अक्टूबर के बीच पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली जल बोर्ड दरों को संशोधित दरों पर काम कर रहा है। साथ ही तीसरी पार्टी से ऑडिट कराने की प्रक्रिया भी चल रही है ताकि बिलिंग में पारदर्शिता और सटीकता लाई जा सके। इन सभी बदलावों का उद्देश्य यही है कि भविष्य में गलत बिलिंग की समस्या को कम किया जा सके और उपभोक्ताओं को सही बिल मिल सके। हालांकि इन सभी प्रक्रियाओं में समय लग रहा है और यही वजह है कि पानी बिल माफी योजना के लिए दिल्ली वालों को और इंतजार करना पड़ेगा। तो सारांश यह है कि दिल्ली में लाखों लोगों के लिए पानी के बिल में माफी एक बड़ी राहत होगी, लेकिन यह राहत तुरंत नहीं मिलने वाली। दिल्ली जल बोर्ड अपने मूलभूत ढांचे और तकनीक को मजबूत करने में जुटा हुआ है और इन सुधारों के पूरा होने के बाद ही वन टाइम एमनेस्टी स्कीम को लागू किया जाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अभी भी कुछ समय लगने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की, जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। सावन के तीसरे सोमवार को भक्ति और आस्था के केंद्र श्री अवशानेश्वर महादेव मंदिर का एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 2 जिंदगियां छीन ली और 38 श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। यह हादसा था भगदड़ और करंट लगने का और अब यह घटना एक गंभीर जांच का विषय बन गई है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु करंट की चपेट में कैसे आए? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही छिपी है? आज हम इसी दुखद घटना की तह तक जाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह हादसा कब और कैसे हुआ। यह हादसा सावन के तीसरे सोमवार की रात करीब 2 बजे हुआ। मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा थी। तभी अचानक भगदड़ मच गई और श्रद्धालुओं का एक बड़ा हिस्सा करंट की चपेट में आ गया। रात 2 बजे का मंजर, भगदड़ और बिजली का झटका। ये घटना सावन के तीसरे सोमवार की रात करीब 2 बजे हुई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में मौजूद थे। अचानक हुई भगदड़ और उसके साथ ही बिजली के करंट की चपेट में आने से हाहाकार मच गया। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 38 अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक विजय वर्गीय तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच भी शुरू की। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर करंट फैला कैसे। प्रारंभिक जांच में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जो बात बताई वो काफी चौंकाने वाली थी। डीएम ने बताया कि मंदिर परिसर में लगे टीन सेट के ऊपर से गया एक बिजली का तार बंदरों की उछल कूद के कारण टूट गया था और इसी टूटे तार की वजह से टीन सेट में करंट उतर आया, जिससे ये हादसा हुआ। इस बात पर कई लोगों को संदेह है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ दुकानदारों और यहाँ तक कि बिजली विभाग के अभियंताओं का भी कहना है कि कोई तार टूटा नहीं था। ये एक विरोधाभास है जो जांच को और गहरा बनाता है। टीन सेट में पंखे लगे हैं और उनकी वायरिंग लोहे के पाइपों के किनारे किनारे की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई स्थानों पर तारों को केवल टेप से चिपका कर जोड़ा गया है। अब अगर हम विशेषज्ञों की राय माने
तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार टीन शेड और बैरिकेडिंग पूरी तरह से लोहे की बनी है और आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे में यदि किसी भी स्थान पर करंट फैलता है तो पूरा ढांचा उसकी चपेट में आ सकता है। इससे यह आशंका और भी मजबूत हो जाती है कि करंट की आपूर्ति संभवतः इन्हीं असुरक्षित और गैर मानक वायरिंग से हुई हो, ना कि किसी तार के टूटने से। यह एक गंभीर सुरक्षा चूक है, खासकर ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा तकनीकी जांच जारी है ताकि हादसे के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। लेकिन इस घटना ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और बिजली आपूर्ति के तकनीकी पहलुओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या मंदिर प्रशासन ने बिजली के तारों और उपकरणों के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था? क्या बिजली विभाग ने नियमित रूप से मंदिर परिसर की वायरिंग का निरीक्षण किया था? त्योहारों के दौरान जब भीड़ अधिक होती है तो क्या सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए थे, खासकर बिजली से संबंधित खतरों को लेकर? क्या अस्थायी ढांचों में बिजली कनेक्शन देने के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन किया गया था? इन सभी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। बाराबंकी जिला प्रशासन ने इस मामले की गहन जांच का आदेश दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही दोषियों को पहचाना जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस घटना ने एक बार हमें फिर याद दिलाया है कि धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानकों का पालन कितना अनिवार्य है। एक छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। हम इस दुखद घटना और इसकी जांच से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखेंगे। और अब बात करते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो काफी दिलचस्प हैं। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। सियासी हलकों में इन मुलाकातों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। तो क्या मायने हैं इन मुलाकातों के? क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। खबर यह भी है कि बीते रविवार को दिल्ली में राजस्थान को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता मौजूद थे। इस बैठक के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल और प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। जब भी किसी राज्य में आला कमान की बैठकें होती हैं और बड़े नेताओं से मुलाकातें होती हैं, तो आमतौर पर यह संकेत होता है कि कुछ बड़े संगठनात्मक और प्रशासनिक फेरबदल होने वाले हैं। राजस्थान में भी इसी तरह की अटकलें तेज हैं। अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने इन सियासी चर्चाओं को और हवा दी है। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिक्षा विभाग की लापरवाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये मामला झालावाड़ से जुड़ा हुआ है, जो वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र भी है। बताया जा रहा है कि एक घटना के बाद वसुंधरा राजे ही थी जो सबसे पहले बच्चों और घायलों के घर पहुंची। उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा दिया और इलाके का दौरा किया। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी झालावाड़ जाने का कार्यक्रम बन चुका था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। इस घटनाक्रम को लेकर सियासी गलियारों में ये माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा कई हद तक स्वतंत्र फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि प्रदेश सरकार और पार्टी में बड़े नेताओं का दखल ज्यादा है, जिसके आगे भजनलाल शर्मा फीके साबित हो रहे हैं। ये एक गंभीर आरोप है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की छवि मजबूत निर्णय वाले नेता की होनी चाहिए। और अगर ये आरोप सही है तो ये बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक हों। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर वसुंधरा राजे इतनी प्रभावशाली हैं, तो 2023 के बाद
विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी क्यों नहीं मिली। ये एक ऐसा फैसला था जो उस वक्त लंबे समय तक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। याद कीजिए, वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की एक प्रमुख नेता थी और पार्टी का एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा। उनकी छवि एक मजबूत और स्वतंत्र नेता की थी। उन्होंने 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया था और उनका अपना एक अलग ही जनाधार था। ऐसा कहा गया कि उनके नेतृत्व को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ कुछ मतभेद थे। ये मतभेद उनकी स्वतंत्र कार्यशैली को लेकर बताए गए। बीजेपी ने 2023 के चुनाव में राजस्थान में 115 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की, लेकिन इस बार पार्टी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। इसके बजाय पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ा, जिसमें मुख्य जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर था। बीजेपी ने 2023 में राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने की एक सोची समझी रणनीति बनाई थी। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य पुराने और स्थापित नेताओं की छवि पर निर्भरता को कम करना और नई पीढ़ी को मौका देना था। वसुंधरा राजे, जो पहले से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थीं, केंद्रीय नेतृत्व के इस नए चेहरे का रणनीति का हिस्सा नहीं बन पाई और उन्हें इस बार दरकिनार करने का फैसला लिया गया। तो अब सवाल ये है कि मौजूदा घटनाक्रम क्या संकेत दे रहा है? क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में अपनी सक्रियता और प्रभाव को बढ़ाना चाहती हैं? भजन लाल शर्मा सरकार के शुरुआती महीनों में उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना और वसुंधरा राजे का सक्रिय होना बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। अगर भजन लाल सरकार पर कमजोर निर्णय लेने का आरोप लगता है और वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेता खुद को जनता के बीच अधिक मुखर पाते हैं, तो ये पार्टी के भीतर एक संतुलन साधने की कवायद को जन्म दे सकता है। प्रधानमंत्री से वसुंधरा राजे की मुलाकात, दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दिल्ली दौरा, ये सभी घटनाएं एक साथ मिलकर राजस्थान की राजनीति में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत दे रही हैं। क्या ये बदलाव मंत्रिमंडल विस्तार के रूप में होंगे या फिर क्या वसुंधरा राजे की भूमिका पार्टी और सरकार में और बढ़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूं और हमारी मुलाकात होगी कल फिर आपसे। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, सत्य की खोज में हमें अक्सर असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें वास्तविक प्रगति की ओर ले जाता है। नमस्कार।